नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल बागमती गुरुकुल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे आरआरबी जेई जो है उसमें 16/12/2024 प्रथम शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ के 30 क्वेश्चंस आए थे उस 30 क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे आपका जो प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। 16/12/2024 आरआरबी जेई प्रथम शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछा गया था एक एक करके मैथ के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं कि देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी चतुर्भुज के, ठीक है ना, यदि किसी चतुर्भुज के तीन कोण 70 डिग्री, 85 डिग्री और 95 डिग्री है तो आपसे ये पूछ रहा है तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तीन जो एंगल है क्वाड्रिलेटरल के वो 75 डिग्री, 85 डिग्री और 95 डिग्री है तो चौथा जो एंगल है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कि चार कोणों का जो योग है क्वाड्रिलेटरल का यानी किसी चतुर्भुज का वो होता है कितना, तो 360 डिग्री और इसमें से तीन कोणों का योग को घटा देंगे जोड़ करके, फिर जो चौथा एंगल है वो निकल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, यानी कि 70 प्लस 85 और प्लस 95 है ना, यानी 90 90 180 हो गया और 70 तो 8 कितना हो गया 15 यानी कि हो गया 250। तो 360 में से 250 गया तो 110 डिग्री। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, ओके है। अगला क्वेश्चंस हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए ये जो अगला क्वेश्चंस है इसमें क्या कर रहा है कि 9a + 4b + 5c, ठीक है ना, 9a + 4b + 5c का होल स्क्वायर है, इसका विस्तृत रूप लिखिए, ठीक है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। किसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो हम लोग लिखना है 9a + 4b + 5c का एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप देखिएगा तो ये चारों ऑप्शंस में ना ये तीन तो एकदम कॉमन ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो तीन अगर कॉमन दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई a², b² और c² से कोई मतलब नहीं है, ये तो सारा का सारा सेम ही है। आपको समय बचाना है और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो आप कहेंगे सर अगर समय बचाना है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है तो पूरा फॉर्मूला कुछ तो भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम तो देख रहे हैं a² b² और c² तो पूरा सब में है ही, तो बस हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे 2ab, 2bc और 2ac, बात खत्म। तो 2ab यानी 9 चौक 36 दूनी 72। तो देखिए 72, तो 72 तो सब में 72 है। आगे बढ़ना होगा, जहां आगे नहीं बढ़ना हो, रुक जाना होगा, बस वही ऑप्शंस जो है हम लोग टिक कर देंगे। तो फिर है 5 चौका 20 और 20 दूनी 40। तो 40 कौन कौन में, ये तीन में, ये इसका मतलब तो कतई नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे तो 2ac, तो 5 9 5 45, 45 दूनी 90। तो इस तीनों में देखिए 40bc और ये 90ac, तो यानी कि 81a², 16b² 25, c² 72, ab 40bc और 90ac। तो ये जो ऑप्शन है ये दोनों लगता है सेम लिखा गया है, तो ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसा ही आसान क्वेश्चंस है, बस सिर्फ आपको स्पीड मेंटेन रखना है, एक्यूरेसी रखना है। और अगर एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला लेवल का चीज जो है वो है आपका एक्यूरेसी, देन आफ्टर आप स्पीड। पहले एक्यूरेसी अगर होगा, जैसे मान के चलो कि कोई बच्चा जो है वो 10 क्वेश्चंस करके आता है, सपोज कीजिए कि कोई स्टूडेंट 10 क्वेश्चंस करके आता है। देखिए मैं बता रहा हूं कि एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू स्पीड। स्पीड तो आपको मेंटेन करना है, स्पीड हो जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि एक्यूरेसी आप अगर लेकर के आते हैं तो वो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। बाद बाकी स्पीड तो है ही, लेकिन एक्यूरेसी, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 10 क्वेश्चंस कर रहा है और 10 क्वेश्चंस कर रहा है, 10 में वो 9 सही कर ले रहा है और एक गलत कर रहा है, तो उसका एक्यूरेसी 90% है। कोई दूसरा बच्चा अगर मान लीजिए उसी जगह पे
कोई 15 क्वेश्चंस कर ले रहा है, लेकिन 15 क्वेश्चंस तो कर रहा है लेकिन उसका एक्यूरेसी 40% है, तो यानी कि 15 में जो है सो 15 में 40% ही एक्यूरेसी है, मतलब 40% ही सही हो रहा है, मतलब 6 जवाब उसका सही हो रहा है। बाद बाकी 9 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और 9 गलत हो गया तो 3 नंबर उसका ही चला गया और 6 इधर खत्म हो गया। तो फाइनली बात यह है कि जो बच्चा 10 क्वेश्चंस करके आ रहा है, अगर 90% एक्यूरेसी है तो उसका नंबर बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा। अगर कोई बच्चा जिसका 40% 50% एक्यूरेसी है और उससे 1.5 गुना भी क्वेश्चंस कर रहा है, मान लो कोई 10 कर रहा है कोई 15 कर रहा है, तो 10 कर रहा है 15 मतलब 50% ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो मार्क्स में जो है वो डिडक्शन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें आप देखें तो हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास लगाते हैं। आप कहेंगे सर बोर्ड मास लगाएंगे, इसमें क्या ही बात लिखा गया है। तो ये तो भाई मेरा ये हो गया, यहाँ से 4 बचे ना, तो 16 4 20 और माइनस, और ये 3 3 9 हो गया, तो अब 16 4 20 और 20 में से 9 गया, तो ये कितना हो गया 11। तो ये तो बोर्ड मास है, आपको फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए आपको मीडियन फाइंड करना है इसमें। तो देखिए जब भी आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए है या फिर मीडियन ज्ञात करने के लिए है, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये करना है कि जो दिया हुआ डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में लिख लेना है। यानी सबसे पहले छोटा जो सबसे डेटा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए लिख लेंगे, ठीक। देखिए इसमें हम लोग को सबसे छोटा जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 52, तो 52 लिख लिए। उसके बाद हमको जो दिख रहा है वो 68, उसके बाद दिख रहा है 88, उसके बाद 90 के बाद क्या क्या हो गया, 52 हो गया, 68 हो गया, उसके बाद 88 हो गया, 90 हो गया, अब क्या है तो 110, उसके बाद 134 और उसके बाद 110 134 के बाद 152 152 और उसके बाद फिर है 180 यानी 180। अंकों की संख्या की बात करें हम लोग अगर, तो 2 2 4 2 6 2 8। अगर मान लीजिए इवन नंबर ऑफ अंक है, ठीक है ना, मतलब सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो हम लोग क्या करते हैं, तो सम संख्या है तो बीच का जो दोनों है इस दोनों को जोड़ते हैं और इसको कितने से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो आप कहेंगे 110 और 90 को जोड़ेंगे सर, तो ये हो जाएगा 200, इसको भाग देंगे 2 से, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100। क्लियर है बात, कंप्लीट है मामला। अब देखिए अगला क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये 4th नंबर क्वेश्चंस था। अगला क्वेश्चंस बढ़ते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो एक वस्तु को 346 रुपए में बेच दिया, ठीक है ना। कोई सामान खरीदा, ये मान लीजिए कलम खरीदा और इसको कलम को बेच दिया 346 रुपया में। उसने पहले वस्तु के अंकित मूल्य पर D% की छूट दी। अंकित मूल्य पे कितना, यानी मार्क प्राइस पे D% का छूट दे दिया, ठीक है ना, कि चलो भाई हम तुमको कुछ छूट दे देते हैं। और उसके बाद फिर उसी अंकित मूल्य की एक और छूट दी, मतलब जितना D% दिया और जितना है उसका एक और छूट दे दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु पे मार्क जो प्राइस है वो 1730 है, तो हमसे पूछ रहा है तो D% की छूट का मूल्य क्या होगा, D% का जो छूट दे रहा है उस छूट का क्या मूल्य होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। क्या कर रहा है, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को सोल्ड करता है फॉर 346 बाय फर्स्ट गिवन ए D% डिस्काउंट, D% की डिस्काउंट पे बेचता है ऑन इट्स मार्क प्राइस, अपने मार्क प्राइस पे, एंड देन अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू, और उस नई वैल्यू का एक और डिस्काउंट दे देता है इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1703। अगर मान लीजिए जो मार्क प्राइस है आर्टिकल का वो कितना है 1730 है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो डी का वैल्यू है वो कितना होगा। क्लियर बात। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ें और पढ़ने के बाद अब हम लोग इसको अप्रोच लेते हैं कि कैसा अप्रोच लेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी इक्विपमेंट पे अगर D% की छूट दे देंगे, मान लीजिए कोई 100 रुपए का चीज है, 10 रुपए का छूट दे दिया, आपको 10 रुपए का छूट दे दिए, तब वो आर्टिकल मिलेगा कितने में, तो आपको जो मिलेगा वो 90 में मिलेगा, यानी 10% का छूट दे दिए तो अब बिकेगा वो कितने, तो वो अपने 90% पे बिकेगा। तो यानी कि अगर मान लीजिए
कि वो D% की छूट दे रहा है, तो आर्टिकल का जो कीमत है, मतलब आर्टिकल पे जो मार्क प्राइस है वो कितना है 1730। तो 1730 पे D% का छूट दे रहा है, तो वो कंज्यूमर के लिए कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर कंज्यूमर के लिए होगा 1730, और 1730 का D% छूट दे रहा है, तो कंज्यूमर को कितना मिलेगा? तो 100 माइनस D/100 इतने पे मिलेगा, है ना, इतना % पे अब कस्टमर को मिलेगा। लेकिन क्या कर रहा है कि और छूट दे रहा है। कितना छूट दे रहा है? तो ये D जितना है ना उतना और छूट दे रहा है। तो ये D किसका है? ये 1730 का है, तो ये 1730 का D% और छूट दे रहा है। अब बता रहा है, पूछ रहा है हमसे कि अगर ये इतना छूट दे दिया, ये सारा छूट दे दिया, तो अब वस्तु को एक्चुअल में बेच रहा है कितना में? तो वस्तु को कितना बेच रहा है? 346 में बेच रहा है। समझ में आया बात? देखिए इसी क्वेश्चंस का खेल, अगर इसी क्वेश्चंस को आप समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। क्या कर रहा है? 1730 पे D% का छूट दिया, तो 100 माइनस D। अब एक और छूट दे दिया, तो एक और छूट दे दिया, तो 1730 में D% का छूट दे दिया, अंक जितना छूट दिया उतना ही का छूट दे दिया। अब ये जो सामान है वो 346 में बिक रहा है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि इस D का क्या वैल्यू होगा, इस D का क्या वैल्यू होगा, वो बताइए। ठीक, मतलब एक ही D है दोनों। अब देखिए आपको ये 1730 यहाँ दिख रहा है, यहाँ जीरो खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे इसको, यहाँ जीरो उड़ा देंगे, कहानी खत्म। 173 को अगर हम लोग कॉमन ले लें, 173 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 173 कॉमन आ जाएगा। यहां से क्या बच जाएगा? तो आप बोलेंगे 100 माइनस D/10 बच जाएगा, और यहां से D/10 बच जाएगा। बताइए ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ओके मामला। अब देखिए यहां से बच जाएगा ये 346। ओके, अब देखिए 173 दूनी हो जाएगा, 7 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स ये, इसका कहानी खत्म। इसको आप तोड़ेंगे तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? तो 100/10 माइनस D/10 माइनस D/10 और इक्वल्स टू 2। तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको काटेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा, और 10 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? इस तरफ 10 जाएगा तो -10, तो ये हो जाएगा -2D/10 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ये 10 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 10, तो -10 इसमें जाएगा, घटेगा तो ये हो जाएगा -8। बताइए कोई दिक्कत परेशानी नहीं? देखिए एकदम कोई परेशानी नहीं, एकदम बेहतरीन वे में हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये माइनस माइनस खत्म, 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ये 10 इधर जाएगा, तो यानी कि D की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 40। क्लियर है? तो ये 40 जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आराम से आप समझें, बातों को देखें, और फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। देखिए अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर अगर रेलवे जेई का, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैथ्स आप बनाइए, निश्चित रूप से मैं पढ़ाता हूँ, और बनाना एक चीज़ ही है, प्रैक्टिस करने का चीज़ है। तो प्रैक्टिस तो हम लोग जितना ज़्यादा हो सके, वही बात फिर एक्यूरेसी और देन आफ्टर स्पीड, इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन आप साथ साथ साइंस पढ़ना जरूर शुरू करें, और साइंस कंसेप्चुअल पढ़ें, और बहुत अच्छा आपका क्लैरिटी होगा। तो 30 क्वेश्चन साइंस का आता है, और जो 30 क्वेश्चन है उसको बनाने में आपको अगर बहुत अच्छा होगा, क्लियर होगा, तो बहुत कम समय में आप 30 के 30 क्वेश्चंस बना लेंगे। और फिर वो जो समय बचेगा, वहां से जो समय आप लेकर के आएंगे, उस समय का इस्तेमाल आप रीजनिंग बनाने में, उस समय का इस्तेमाल मैथ्स बनाने में। क्योंकि मैथ्स में क्या है कि कभी हो सकता है कि कुछ आपका कैलकुलेटिव पेपर सेट हो गया, 2-4 कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चंस आ गया मैथ में, रीजनिंग में कुछ बिठाने वाला क्वेश्चंस आ गया, तो उसमें आप उलझ सकते हैं, और 1 आध मिनट समय आपका जा सकता है। तो इसीलिए साइंस को भी आप पैरेलली पढ़ना शुरू रखें, और उसको रिवीजन में रखें। आप देखते के साथ क्वेश्चंस का ऑप्शंस से पकड़ करके उसको लगा देंगे, और एक्यूरेसी होने का चांस ज्यादा है। ठीक है, चलिए फिलहाल ये देखते हैं, इसका मान ज्ञात करना है, k² - 3k का मान ज्ञात करना है। और जो अंक दिया है वो अंक कैसे दिया गया है? अंक दिया गया अपने हिसाब से दे दिया भाई, ये ठीक है ना। कैसे दे दिया ये भाई? अंक हमारा 58K764, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि थोड़ा भी इस अंक को देख करके लोड लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी लोड नहीं लेंगे इस अंक का। और इस अंक का क्या कहा कि ये 11 से विभाजित होता है,
तो आप कहेंगे कि सर आशुतोष सर तो बताए थे हम, क्यों लोड लेंगे? क्योंकि 11 से विभाजित होने वाला अंक के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो विषम स्थान पे अंकों का योग और सम स्थान पे के अंकों का योग, इस दोनों को घटा देते हैं, और ये अंक का योग का जो सब्सट्रैक्शंस है वो अगर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो मतलब अंक 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बिना परेशान हुए थोड़ा भी क्या नहीं लेंगे, तो थोड़ा भी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बोलेंगे सर विषम स्थान पे अंक जो है वो ये है, ये है ना, ये 1 स्थान पे, 3 स्थान पे और ये 5 स्थान पे। सम स्थान पे अंक जो है वो हमारा ये है और फिर ये है ना। तो विषम स्थान पे है 8, 7, 15 और 4 कितना हो गया, 15, 4, 19। और सम स्थान पे कितना है, तो सम स्थान पे है 5 और सम स्थान पे नहीं, विषम स्थान पे 1 है। ये दोनों हम सेम ही मार दिए क्या? चलिए सम स्थान पे देखिए, सम स्थान पे 1 यहाँ फिर यहाँ, है ना। 6, 5, 11 प्लस के और ये हो गया 8, 7, 15, 4, 19, है ना। तो देखिए 11 प्लस के और माइनस 19 इक्वल्स टू 0। 11 में से 7 गया तो ये क्या हो जाएगा, तो 11 में 7 गया तो 8, यानी के का वैल्यू जो है वो कितना हो गया, 8। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ये के का वैल्यू जब 8 आया तो इसी 8 को क्या करेंगे, हम ऐसे उठा लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे तो 8, 8 जा 64 और माइनस 24, तो ये जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 40। ठीक है, दिक्कत परेशानी कोई भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक बिजली का खंभा है और वो 42 मीटर की छाया बनाता है। कोई बिजली का पोल है और ये बिजली का खंभा है, मान लीजिए ये बिजली का खंभा है और ये कितना मीटर की छाया बना रहा है, तो 42 मीटर की छाया बना रहा है। बिजली का खंभा है और 42 मीटर का छाया बना रहा है। ये मान लीजिए ये 42 मीटर का एक छाया बना रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब क्या करा है कि जबकि एक 12 मीटर ऊंचे पेड़ 16 मीटर का छाया होती है, तो खंबे की ऊंचाई को ज्ञात करें। अब कोई यहाँ एक पेड़ है जो कि 12 मीटर हाइट का है, ठीक है, और ये जो बना रहा है छाया वो कितने मीटर का बना रहा है, 16 मीटर का बना रहा है। तो आप देखें तो हम लोग इसको मिला करके एक ड्रॉ कर ही सकते हैं क्या, तो एक त्रिभुज बना सकते हैं, है ना, ऐसा एक त्रिभुज बना लें। ठीक, अब कुछ मार्किंग कर लें। मान लेते हैं बिजली के खंभा की जो ऊंचाई है वो AB है, पेड़ की ऊंचाई CD है और यहाँ ये है ना। ये जो टोटल छाया बना रहा है, ये जो छाया है वो है 42 मीटर, ठीक है। और ये 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, ये पेड़ है भाई 12 मीटर ऊंचा, और ये 16 मीटर का छाया बना रहा है। कितने मीटर का छाया बना रहा है, 16 मीटर का। ये टोटल डिस्टेंस 42 है, ये 16 मीटर, ये 12, और ये जो हाइट है वो हमको पता करना है। ठीक, ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशंस करेंगे। ये हाइट हो गया, ये 12 मीटर हो गया, ये 16 और ये 42, ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब बहुत आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हाइट अपॉन h/12 ये जो है वो इक्वल्स होगा किसके, तो ये 42/16 के, यानी कि 42/16 के। यहाँ से हाइट कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 × 12/16। 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 2 से 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, 21 तिया 63 और 63/2, ये हो जाएगा 31.5। क्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत 2 लाइन का क्वेश्चन है, तो 31.5 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चंस में 1 + sin A × 1 - sin A
और इसके साथ है इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस और 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, तो कॉस स्क्वायर ए। और इसके साथ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, तो सेक स्क्वायर ए। और इसको क्या कर दें, खत्म कर दें, तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना बच गया, 1। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत आराम से हम लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं क्वेश्चंस को, और किस तरीके का अप्रोच लेंगे उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि एक शंकु के आकार के तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं। शंकु के आकार का तंबू है और उसमें कितने लोग रह सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें रह सकते हैं 30 लोग, ठीक है ना। एक शंकु के आकार का तंबू है और उस तंबू में रह सकते हैं 30 लोग। ये भाई शंकु के आकार का तंबू है और इस तंबू में कितने लोग रह सकते हैं, 30 लोग रह सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 वर्ग मीटर का स्थान, मतलब एक आदमी अगर बैठेगा तो उसको 5 वर्ग मीटर का स्थान चाहिए एक आदमी को रहने के लिए, और सांस लेने के लिए 120 वर्ग मीटर का हवा चाहिए। अब ऐसे थोड़ी ना कि पैक कर दोगे तुम तंबू को एकदम कि भाई अब कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, तो 120 वर्ग मीटर का हवा चाहिए। तो तंबू की ऊंचाई, मतलब इस तंबू की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई बताइए कि तंबू का जो ऊंचाई है वो मीटर में क्या होगा। ठीक, देखिए कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, कुछ तो भी दिया ही नहीं है बस, ठीक है ना। 30 व्यक्ति के लिए कितना चाहिए एरिया, 5 वर्ग मीटर चाहिए स्थान एक आदमी के लिए। तो आदमी तो बैठेगा इसे जमीन पे, हवा में तो तुम उड़ा नहीं दोगे लोगों को, तो जमीन पे बैठेगा, तो मतलब जमीन पे जो तंबू बनाता है वो एक सर्कल बनाता है, जमीन पे एक सर्कल बनाता है। तो सर्कल बनाता है, इसका मतलब क्या बनेगा, सर्कल का एरिया, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर। और एक लोगों के लिए चाहिए कितना, 5 वर्ग मीटर, तो 30 लोगों के लिए कितना चाहिए, तो 30 लोगों के लिए चाहिए 150, हो गया ना, 5 से 150 स्क्वायर मीटर चाहिए, ठीक है ना। लिया पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 150। अब बात की हवा लेगा, तो हवा लेगा तो क्या है, तो वहां पे जो यूनिट होगा हवा लेने के लिए वो चाहिए, वो सांस लेने के लिए जो यूनिट है वो मीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है ना। वर्ग मीटर यहां नहीं होगा, माफ कीजिएगा, क्या चीज में होगा, मीटर क्यूब में होगा, ये मीटर क्यूब में होगा, ठीक। तो 120 मीटर क्यूब चाहिए एक आदमी को हवा लेने के लिए। तो हवा लेने के लिए जो चाहिए उसमें हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वो कितना चाहिए, तो एक लोगों को चाहिए 120, और लोगों की संख्या कितनी है, तो संख्या 30 व्यक्ति रह सकते हैं, तो 30 गुना कर देंगे। अब देखिए पाई आर स्क्वायर तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर तो चेंज होगा नहीं, तो पाई आर स्क्वायर नहीं चेंज होगा, तो 150 को उठा के यहां रख देंगे। पचास है ना, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20 है ना, और 24 तिया हाइट कितना हो जाएगा, 72 मीटर है क्या, 72 मीटर, 72। बताइए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 72 मीटर इसका आराम से हम लोग उत्तर लगा सकते हैं। क्या कह रहा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर, संख्या में 50% का इजाफा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो संख्या 2820 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 2820, यानी 2820 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है, तो वो नंबर क्या है जिसको आप बढ़ा रहे हैं बढ़ा करके बता रहे हैं। तो 50% का मतलब होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि संख्या पहले अगर 2 था तो बढ़ने के बाद कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। तो संख्या को 50% बढ़ने के बाद 2820 है, यानी कि 2820 है, यानी कि बढ़ने के बाद तो ये 3 है। तो 2820 अगर 3 यूनिट है 2820, तो 1 यूनिट कितना होगा, इसको भाग दे देंगे, भाग दीजिएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 9 तिया 3 से 9 तिया 27, 4 तिया 12, 940। और ओरिजिनल नंबर क्या है, ये 2 यूनिट है, तो यानी कि हम क्या करेंगे,
फिर इस 940 एक यूनिट है तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा, 9 दूनी 1880। बताइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 1880 हमारा सही जवाब हो गया। क्लियर है? देखिए एकदम बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम क्या कर रहे हैं, 50% यानी 1/2, तो कोई संख्या 2 से कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो 2 से अगर 3 हो जा रहा है मतलब 2 में क्या बढ़ जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, तो 2 से कितना हो जाएगा, 3। 50% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2 से 3 हो जाएगा। तो 3 यूनिट जो बढ़ के आ रहा है वो 2820। 2820 3 यूनिट है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 940। ओरिजिनल नंबर कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट यानी कि 1880। अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग, क्या कर रहा है कि एक कोई समद्विबाहु त्रिभुज के 2 बराबर भुजाओं की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो जो त्रिभुज है वो कैसा है, समद्विभाजु है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विभाजु है ना। तो ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसके 2 साइड जो मतलब कि इक्वल जो साइड है उसका जो लेंथ है वो 100 और 100, ठीक है। उसके बाद और इसके आधार की लंबाई, आधार यानी कि बेस की जो लंबाई है वो है 56। तो हम क्या कहेंगे कि भाई एक काम करो, इसको बना लो 28, इसको बना लो 28। तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, हमको फाइंड क्या करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ये 28 हो गया, 28 हो गया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बहुत आसान मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर आप आइसोसेलेस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन आसानी ईजी है, हमको क्या करना है, एक्यूरेट भी करना है, समय बचाना है और स्पीड भी चाहिए हमको। अभी देखिए ये 28, तो ये इसका मान लीजिए इसी इतने को देखते हैं हम, तो ये 28 और ये है 100 और हमको फाइंड करना है हाइट। अगर हाइट हम फाइंड कर लेंगे तो अभी पता नहीं हाइट, ये तो रेशियो में है, देखेंगे तो 7 चौका 28, 25 चौके 100। अब देखिए 25 जो है वो एक्चुअली क्या होगा, ये वाला, 7 क्या होगा, ये वाला। तो हम ऐसा पढ़े हैं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 24, 7 और 25, इसका एक ट्रिपलेट बनता है। 24 का स्क्वायर यानी कि और 7 का स्क्वायर, इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर, इस दोनों को जोड़ेंगे 4 चौका 16 और ये क्या बोलते हैं 7 का स्क्वायर यानी 49, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 25 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 25 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो ये 24 के मल्टीपल होगा, ये 7 का मल्टीपल है, ये 25 मतलब 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है तो यानी कि 24 का 4 टाइम्स, यानी कि ये जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 96। अब आप चाहें तो ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 28 का स्क्वायर 96 का स्क्वायर, इस दोनों के स्क्वायर को करेंगे जोड़ेंगे तो वो 100 के स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन उतना कैलकुलेशंस में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इतना पे अपना काम चला लेंगे। अभी ये 28 है और ये 96 है और ये 100 है, ये 28 है, ये 96 है और ये 100 है। अब क्या करेंगे, इसका हम एरिया ले लेंगे। तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि 28 और इंटू हाइट, हाइट यानी कि 96। और इस टोटल चीज को अगर हम लोग क्या करें तो 2 से गुना कर दें तो इस दोनों का आ जाएगा और उससे हम एरिया निकाल लेंगे। अब इसके लिए क्या करें, तो इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और ये 28 दूनी हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 56। क्या हो जाएगा ये 56, तो यानी कि ये हो गया 56 और इंटू 48। अब इस दोनों को गुना कर लें और गुना करके अपना काम हम लोग चला लेते हैं। आखिरी अंक को ही गुना करेंगे तो 8 छक्का 48, 8 अंतिम वाला एक ही ठो है, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 8 छक्का 48 एक ही आप गुना कर लें तो ये ऐसे भी हमको निपटा सकते। कोई तो जीरो आएगा नहीं, ये 2 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, तो वही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1 से 92 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाल लें। प्राकृतिक संख्या का औसत निकालिए 1 से लेकर के 92 तक का, ठीक। अभी देखिए 1 से 92 तक का प्राकृतिक संख्या का औसत निकालेंगे तो निकालेंगे सबसे पहले सम n/2 और a और l करते हैं ना, a प्लस l, और इसको फिर उतने संख्या से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ जो संख्या मतलब जो होगा वो 92/2 और a यानी कि पहला 1 है और आखिरी 92 है और टोटल जो संख्या है वो कितना है 92 है।
क्लियर बात। तो इस 92 से इस 92 को खत्म, यानी कि हो जाएगा 93/2, तो 45 दूनी 90, तो यानी कि ये हो जाएगा 46.5। ये हमारा सही जवाब है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस वही है, स्पीड मेंटेन करना है हमको। अब क्या है, 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 की अवधि के लिए 4000 पर 5.25 प्रति वर्ष की ब्याज दर से साधारण ब्याज, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करें निकटतम पूर्णांक में, कब से, तो 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक। तो देखिए 24 का महीना है, तो 24 का जो महीना है वो 300, मतलब 24 का साल है, तो 2024 जो है सो 4 से कटता है, तो कितना हो जाएगा, 366 दिन का हो जाएगा ये। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए 12 फरवरी, तो ये फरवरी हो जाएगा 29 दिन का, और 29 दिन का फरवरी हो जाएगा, तो 17 और 12 हो जाएगा 29, यानी फरवरी में जो दिन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 17 डेज। मार्च हो जाएगा आपको 31 दिन का, और अप्रैल हो जाएगा 13 दिन का, है ना, इतना ही है। 61 डेज हो गया, ठीक है ना, कितना डेज, 61 डेज हो गई। वो कितनी होगी, 61, और हमारे पास 61 दिन के लिए हम पैसा दे रहे हैं, और टोटल दिन जो है साल में वो है 366। इसको क्रॉस करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड हो गया, 1/6 ईयर में हो गया, या क्या चीज में हो गया, साल में हो गया। मतलब दिन को हमने क्या किया, साल में बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, तो हमारे पास मूलधन दिया हुआ है ना, कि अवधि के लिए 4000 रुपया 5.25 प्रति वर्ष की ब्याज दर से जो है सो साधारण ब्याज क्या होगा वो ज्ञात करें। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल हो गया 4000। रेट कितना हो गया, तो आप कहेंगे रेट तो हो गया सर 5.25, तो 5.25, और टाइम कितना हो गया, तो 1/6। इस टोटल को क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। इस दशमलव को हटाएंगे तो भी हम 100 से भाग दे देंगे। 1 2 1 2 1 1 खत्म। क्लियर बात। अब है 2 पंचे 10 और 105 पंचे 525। इस 2 से 2 दूनी 4। इसको देखिए 6 है ये, इसको काटेंगे 3, और 35 तिया 105, तो ये 35 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 35 हमारा सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या करा है, 1 से 91 तक, अभी 92 तक निकाले थे, 1 से 91 तक सभी प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें। व्हाट द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 91, यानी 1 से लेकर के 91 तक का सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान है, आपको पता ही, एपी के फॉर्मूला लगाएंगे पहले, और फिर हम लोग निकालेंगे n/2 और a प्लस l, और इसको फिर 91 से डिवाइड कर देंगे। n/2 यानी कि 91/2, और a यानी कि पहली संख्या 1 है, और आखिरी संख्या 91 है, और इस सबको 91 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो ये 91 खत्म हो गया, तो 91 और 1 हो जाएगा 92, और 92/2 45 दूनी 90, और ये क्या हो जाएगा 46। बताइए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, फिर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि अक्षत अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है, कहीं जा रहा होगा, 20 घंटा उसको समय लगता है। वो आधी दूरी 97 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी 95 किलोमीटर प्रति घंटा से दूरी तय करता है, तो यात्रा की कुल लंबाई क्या होगी। तो देखिए टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और ये जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन है, और उसके लिए हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, और एवरेज स्पीड क्या होता है, तो 2 और 2 स्पीड दिया हुआ है, तो 2 × 57 और × 95, और ये इसको डिवाइड कर दें किससे, 57 + 95 से, है ना। ऐसा आप चाहें तो फॉर्मूला अगर ध्यान रखना हो
तो आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई ये ध्यान रख सकते हैं। खैर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, टोटल टाइम टेकन हमको दिया हुआ है 20 घंटा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन 20, और ये है इस तरफ तो राइट हैंड साइड यही चीज़ है, यानी कि 2 गुने 57 गुने 95, नीचे जोड़ेंगे 7 5 12 का 2, हाथ में 1 9 1 10, 10 5 15 का 5, हाथ में 1, 152। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस 2 से आप काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा 76। 19 के टेबल में देखिए आसानी से 76 है और 95 है, बड़ा टू टर्म यही है। 19 चौक 76, 19 पंजे 95। और कुछ आपको लग रहा है कि ये कट सकता है, तो इस 4 से हम लोग काट सकते हैं, 5 चौका 20, है ना। इस 5 को उधर जाने दे और 57 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कितने से, तो 25 से, है ना। आप इस दोनों को गुना करेंगे तो 7 पंचे 35, तो नज़दीक आ रहा है 35। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 25 को 7 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100, 25 3 बच गया, तो 175 का 5 बच गया 17, है ना। 25 पंचे 125 और 17 को जोड़ लें तो 125, 7 132 और 142, ठीक है। तो 42 यानी कि ये वाला, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये यहाँ तक हम लोग एक एक क्वेश्चंस देखिए बहुत आराम से हम डिस्कस कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको स्पीड करके देख लें, लेकिन हम तो इसी रफ्तार में चलेंगे, बाद बाकी रफ्तार का नाम आशुतोष है। चलिए देखते हैं। 2 टेप है जो कि एक क्रिस्टन को 2 घंटा और 54 घंटा में जो है सो फिल कर देती है ना। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटा और 54 घंटा में भर सकते हैं, भरने वाला नल है, तो उसको खाली कर देता है। तो बोलते हैं यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 2 को तो भर रहा है, 1 ठो खाली कर रहा है, तो 2 जो फिल कर रहा है, एक जो फिल कर रहा है वो 2 आवर्स में फिल कर रहा है, और एक और है जो 54 आवर्स में ये लोग फिल कर रहा है, और एक है भाई साहब ये 54 आवर्स में क्या कर रहा है, तो खाली कर रहा है। खैर जो भी कर रहा हो, हम लोग इस तीनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो बनता है, एलसीएम ले लेंगे तो इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 54, ठीक है ना। ये 2 आवर के रेट से कर रहा है, तो इसको करने में लगेगा कितना, तो इसको करने में 27 आवर लगेगा। इसको जो भी है ये अकेला अगर काम करेगा बेचारा भरेगा, है ना। तो इसका इफिशियंसी की अगर बात करें तो 1 होगा, और इसका इफिशियंसी की बात करें तो ये कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। इसका इफिशियंसी 27 यूनिट, इसका एफिशिएंसी 1 यूनिट, इसका भी इफिशिएंसी 1 यूनिट, ठीक है ना। अब देखिए इसका लेकिन इफिशिएंसी जो है वो है खाली करने वाला, और इसका एफिशिएंसी है भरने वाला। तो ये दोनों जब बराबर है तो इस दोनों को क्या करना है, एक तो जितना भर रहा है उतना ही वो खाली कर रहा है, इसका एफिशिएंसी है 1 यूनिट भरने का, तो इसका एफिशिएंसी है उतने समय में 1 यूनिट खाली करने का, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब ये है कि 27 इसका एफिशिएंसी है और काम करना है कितना, 54। मतलब आप समझ लिए एक बार में ये 1 चॉकलेट खाता है ना, और मतलब 1 चॉकलेट के इतना मतलब एक काम करता है, 1 यूनिट काम करता है, तो ये 1 यूनिट काम क्या करता है, खराब करता है। तो ये दोनों काम बनाना, काम खराब करना, कैंसिल आउट। अब ये 27 यूनिट काम बनाता है भाई, इसको 54 यूनिट काम बनाना है, तो 27 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो यानी कि भरने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 2 आवर्स है आंसर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक सूचीबद्ध करता है, ठीक है ना। मतलब जितना लागत मूल्य है उससे 20% अधिक वो मार्क करता है। उसके बाद होशियार बनते हुए क्या करता है, तो उस पर 10% की छूट दे देता है। कहता है कि भाई खुश है हम, तुम 10% का छूट ले लो। यदि उसे 150 का लाभ होता है, उसको कितना का लाभ होता है, 150 का लाभ होता है, तो पंखे का सूची मूल्य में क्या होगा, पंखे का सूची मूल्य में क्या होगा, ये हमको पता करना है। तो देखिए एक शॉपकीपर है,
जो प्राइस रखता है फैन को 20% एबव, किससे? तो उसके कॉस्ट प्राइस से। तो 20% एबव यानी कि 20% का हम अगर फ्रैक्शन निकाले तो ये कितना होता है? 1/5। तो 1/5 है, मतलब कोई चीज 5 रुपया का है और उसमें 5 का 20% एक होगा, 5 का 20% एक हो। ये सब बात हम परसेंटेज में समझाए हुए हैं, बहुत बेसिक से बहुत आसान से, बहुत आराम से समझाएं, तो आप इसको समझिएगा। तो अगर कोई चीज 5 का है तो उस पर 20% अगर बढ़ा दे रहा है तो 20%, 5 का 20%, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या लिखोगे? 5 का 20% एक है। तो ये बढ़ा दे रहा है तो अब वो सामान पे जो दाम टेक रहा होगा वो कितना टेक रहा होगा? 6 यूनिट। अब ये क्या करता है, तो उस पे 10% का छूट देता है। तो छूट किस पे देगा? ये है भाई कॉस्ट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है क्या चीज, कैसा प्राइस? तो ये हो गया आपको मार्क प्राइस। ये कैसा प्राइस है? मार्क प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस और ये है मार्क प्राइस। और इस मार्क्स प्राइस पे दे रहा होगा 10% का छूट। मार्क प्राइस पे कितना छूट दे रहा होगा? 10% का छूट दे रहा होगा। तो मार्क्स प्राइस पे अगर 10% का छूट दे रहा होगा तो यानी 6 पे देगा 10% का छूट। 6 पे कितने प्रतिशत का छूट देगा? 10% का। तो 6 का 10% यानी 0.6, तब वो सामान बेचेगा कितना में? तो 0.6 का छूट देगा, तो यानी कि बेचेगा वो 5.40 में। तो ये 5.40 जो है वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अब बोलेंगे सर ठीक है, तो खरीदा 5 में, बेच रहा है 5.40 में, तो फायदा उसको कितने का हो रहा होगा? तो फायदा हो रहा है 0.40 यूनिट का। तो 0.40 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है? वो है 150। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 150 बटा 0.40। और इस तरीके से फिर अगर 1 यूनिट का वैल्यू इतना हो जा रहा है तो हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है कि व्हाट इज द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस मतलब जो हमने मार्क किया था, तो पंखे के सूची मूल्य क्या होगा, मतलब मार्किंग जो प्राइस कर रहे हैं वो कितना होगा। तो इसको हटाएंगे 1 यूनिट, तो 1 यूनिट पहले निकालने के लिए 100 कर लेंगे, 1 0 काट लेंगे, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे तो ये 75 हो जाएगा। और 75 पंचे कितना हो जाएगा? तो 75 पंचे हो जाएगा 50 पंचे 250, और ये हो जाएगा 5 25, तुरंत तो गुना हो जाएगा। 5 25 के 5 हाथ में 2, 7 35, 2 37 के 7 हाथ में 375 1 यूनिट का। अब मार्क प्राइस पूछ रहा है तो इसको कितने से गुना कर दोगे? तो इसको 6 से गुना कर दोगे। देखो 6 पंचे 30, जीरो वाला कौन है? ये है 2250। ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखना है, ऑप्शन से भी मिलाना है। अच्छा ठीक है, यहाँ गुना करेंगे 6 पंचे 30 होगा, जीरो वाला तो कोई और है नहीं, तो यही होगा। गुना करके देख लें आप, ये सब गुना करके देखिए, और कंफ्यूजन है तो 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। 10 स्टूडेंट जो नंबर लाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमको पूछ ये रहा है कि इन अंकों का बहुलक क्या है, ठीक है ना। बहुलक यानी कि मॉड क्या है, ठीक है ना। मॉड पूछ रहा है हमको, इन अंकों का बहुलक क्या है। क्या कर रहा है कि ये सारा अंक है, तो हमको पूछ रहा है मॉड इसका। तो मॉड पूछ रहा है तो हम लोग तो बार बार बताते हैं कि मीन पूछे, मीडियन पूछे, मॉड पूछे, कोशिश ये करना है कि आप पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, तो आपको क्या होगा कि गलती करने का चांस कम बचेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखें। तो सबसे छोटा दिख रहा है हमारा ये भाई 12, कितनी दफ़ा है? एक ही दफ़ा है। उसके बाद दिख रहा है 13, कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा है। उसके बाद दिख रहा है 14, ये 2 काट दो, 12 एक काट दो। 14 एक ही बार है, काट ही दो। 15 एक ही बार है, काट ही दो। 16 कितनी बार है? तो 16 है 1 बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है। 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और यह है 17 एक ही बार, और 20। क्लियर है बात। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो रिपीटेशन है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये बहुलक जो है वो 16 होगा। कुछ भी कोई ऐसा कुछ कैलकुलेशंस नहीं है इसमें, कुछ तो भी नहीं है, और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो। 19 नंबर क्वेश्चंस देखिए। आइए देखिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या कर रहा है कि 17 मेन
कैन डिग अ ट्रेंच ऑफ 26 मीटर लॉन्ग इन 18 डेज। 18 दिन में 26 मीटर लंबी खाई को खोदने के लिए कितना 17 लोगों की जरूरत है, और ये सारे लोग 8 घंटा रोज काम करते हैं। कह रहा है फिर कि हाउ मेनी मोर मेन मस्ट बी एम्प्लॉयड, कितने और लोगों की जरूरत होगी अगर हम चाहते हैं कि 39 मीटर लंबी जो है वो खाई को खोदें, और इसमें हम लोग को दिन जो इस्तेमाल करना है वो 6 डेज, 6 दिन में, और यहाँ पे लोग जो है वो 9 घंटा काम भी करें। ठीक, देखिए हिंदी के क्वेश्चंस में ये 6 डेज देना हम भूल गए हैं, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। अंग्रेजी का जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है उसको सही माना जाए। ठीक, देखिए 17 लोग की जरूरत है, 18 दिन तक लोग काम करते हैं और रोज 8 घंटे काम करते हैं, और 26 मीटर जो लंबी है वो खाई को खोदते हैं। अब क्या कर रहा है कि और कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी अगर उनको जो खाई है वो जो खुदवाना है वो कितना खुदवाना है, तो 39 मीटर खुदवाना है। ठीक, क्या कर रहा है, पहले 26 मीटर था, अब 39 मीटर खाई को और खुदवाना है, तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले 17 लोग बंदा था उसके पास, अब और कितने को बढ़ाएगा ये पूछ रहा है, और वो काम कितने दिन करता है, तो 6 दिन का काम बोल रहा है, और 9 घंटा रोज काम करना होगा। ठीक है, इसका अपना कंडीशन है। ये तो 8 ही घंटा करवाता था, ये 9 घंटा करवा रहा है भाई। अब काटोगे तुम, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यहां से जो एक्स्ट्रा बंदा है वो निकल जाएगा। अब इसको काटें, यानी कि 18, 9 दूनी 18, यहाँ 2 खत्म, ये 2 भी खत्म, 3 दूनी 6, और फिर इस 2 से इसको 4 करो, यानी 17 चौके 68 बराबर 17 प्लस x। तो x का वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो x का वैल्यू हो जाएगा 68 माइनस 17, 8 में 7 गया तो 1, 6 में से 1 गया, यानी कि 51। हमारे पास जो उत्तर आ गया वो उत्तर कितना आ गया, 51। मतलब 51 और लोगों की ज़रूरत है अगर आप इस तरीके से काम को करवाना चाहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, चलिए क्या करा है कि किसी कक्षा 10 के 3 खंड ए बी सी में कुल 120 छात्र हैं टोटल स्टूडेंट। तीनों खंड का औसत अंक 85 है, और खंड बी और सी का औसत अंक 88 है, और खंड ए का औसत अंक 78 है। देखिए ऐसा क्वेश्चंस तो है, तो आप एक तो लेंदी मेथड है आप उससे बना सकते हैं, और एक शॉर्ट में बनाते हैं लोग। किस तरीके से, अगर मान लीजिए ये सब का जो औसत है वो कितना है, तो औसत है 85, औसत कितना है 85। तो एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी सी है, तो ए जो सेक्शन है उसका जो एवरेज है वो है 78, और बी सी जो सेक्शन है उसका जो एवरेज इन्होंने दे रखा है वो 88। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए 8 7 15, और 88 में से ये गया 3, तो यानी कि ये जो डिफरेंस है दोनों का, हम लोग कह सकते हैं एवरेज जो है वो एक्चुअली में डिफरेंस नहीं, एवरेज जो है वो 3:7 है, 3:7 है, और 3 और 7 को मिलकर के कितना होता है 10। तो 10 यूनिट जो है वो दिया है आपको कितने के बराबर, 120 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 12 के। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए। तो एक सेक्शन ए में 3 यूनिट, तो 12 कितना हो जाएगा 36, 36 है भाई, 36 का जवाब हो जाएगा। तो है ये 1-2 मिनट का मामला, बशर्ते कि आपको वो चीज़ क्लिक करना चाहिए, और जो कि संभव है सिर्फ प्रैक्टिस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने से। देखिए इस क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। तो 75% के लिए सबसे पहले बात यह है कि फ्रैक्शंस जो हम लोग लिखते हैं 75% के लिए वो लिखते हैं 3/4। ठीक है, तो कम किसका है, तो वॉशिंग मशीन का कम है। किससे कम है, टीवी से। तो कितना कम है, तो 4 में से 3 गया, तो एक का मतलब 1 हो गया। इसका मतलब कि ये है कि अगर मान लीजिए वॉशिंग मशीन का कीमत 1 यूनिट है, तो टीवी का जो कीमत है वो कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। समझ में आया बात। अब क्या कर रहा है कि यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि होती है, तो 1 यूनिट है, इतना कम है ना, ये 4 यूनिट है, इतना कम है, तो 3 कम है, तो ये 1 हो गया, और वो हो गया 4। अब कह रहा है इसमें 77% की वृद्धि होती है, तो 77% की वृद्धि होती है, तो ये हो गया 1.77। क्लियर बात। और क्या कर रहा है
कि टीबी के कीमत में 27% की कमी होती है। तो टीबी के कीमत में 27% की कमी होगी। तो टीबी का कीमत है कितना? तो टीबी का कीमत है 4 यूनिट और इसमें 27% की कमी होगी। तो 4 में 27% की कमी होगी तो 4 का सबसे पहले हम लोग 27% निकालेंगे, ठीक है ना। और 27% निकालेंगे तो 25 चौके 100, ये हो गया 25 और ये हो गया 27, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से 25 और दशमलव देंगे और क्या करेंगे 2 बचा 25 0 1.08। तो इतना का कमी होगा। इतना का कमी होगा किसने में? तो 4 यूनिट था पहले कीमत, तो ये हो जाएगा, तो घटेगा नहीं, ये 2, इसमें पहले 9 और ये हो गया 3.92। सॉरी, ये तो कैरी ले लिया तो 3 में से बन गया 2.92। तो इसका जो कीमत हो गया अब वो हो गया 2.92। तो इसका कीमत बढ़ा तो 1.77, इसका घटा तो हो गया 2.92। ठीक, अब ये हमको बोल रहा है कि बताइए फिर जो है सो कमी होती है तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीबी के कुल कीमत में कितना परिवर्तन होगा। तो 8 वॉशिंग मशीन है, 8 वॉशिंग मशीन है और 2 क्या है? टीबी। तो पहले जो कीमत था 1 यूनिट था, ये 4 यूनिट था, तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। अब कितना हो गया? 1.77 और इंटू 8 और 2.92 और इंटू कितना हो गया? ये कितना पीस है? ये 2 पीस है। अब गुना कीजिए आप, 8 7 56 का 6, 5 8 7 56 और 5 61 का 1 और 6 814 का 14.16। इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का हाथ में 1 1 1 2 4 और 1 5.84। इस दोनों को जोड़िएगा तो ये 16 है, ये 84 है, तो 1 यूनिट ये हो जाएगा 14 5 19 और 1 20 हो जाएगा। तो पहले कीमत था 16 यूनिट, अब कीमत हो गया कितना? 20 यूनिट, यानी कितना बढ़ गया? तो आप बोलेंगे सर ये तो बढ़ गया 4 यूनिट। 4 यूनिट किस पे बढ़ा? 16 पे। तो 4 यूनिट बढ़ा कितने पे? 16 पे। तो 100 पे कितना? तो आप कहेंगे 4 चौके 16 और 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी 25% का बढ़ोतरी हो गया। 25% का क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गया। देखिए है कुछ नहीं क्वेश्चंस में, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशंस है, बहुत ज्यादा भी कैलकुलेशंस को नहीं कहेंगे हम लोग, हल्का कैलकुलेशंस तो जरूर है। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को खरीद के लाता है 740 में और उसको सेल करता है 20% प्रॉफिट पे। तो बताना है आपको कि भाई वो उसको जो है उस बंदे को कितना पैसा का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो भाई वस्तु को 740 में खरीदा और उसे वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए ताकि उसको 20% का क्या हो? लाभ हो। तो 20% यानी कि 20%, यानी कि हम लोग लिखते हैं 1/5, यानी 5 का सामान खरीदा और 6 में बेचेगा तो भी ना उसको फायदा होगा। और 5 का जो सामान खरीदा है वो कितने में खरीदा है एक्चुअली में? 740 में। तो 5 यूनिट अगर 740 का है तो 1 यूनिट कितने का होगा? 5 1 5, 2 बच गया, तो 5 का 20 और 5 1 5 बच गया 2, 5 का 20 और 8 पंचे 40, 148। ठीक, और वो कितने में बेचेगा? तो उसको 20% तो 6, तो 6 गुना करेंगे तो 6 गुना करेंगे तो 8 6 48 को, तो यही आ रहा है। सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, समझ में आ रहा है बात। यानी कि इसको गुना करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। 6 यूनिट बेचेगा तभी तो 20% का उसको लाभ होगा। 20% मतलब 1/5, यानी 5 से 6 बन जा रहा है। 20% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 यूनिट में बेचेगा तो उसको फायदा होगा। 5 यूनिट में लेकर के आया तो 5 यूनिट मतलब 1 यूनिट कितना? तो 6 यूनिट कितना? निकाल देंगे, बात खत्म। क्लियर है बात? अगर नहीं समझ में आता है तो ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, तो और इजी में हम बताने की कोशिश करेंगे। वैसे हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोग को बेसिक्स क्लियर होगा, आता होगा। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे, विस्तारित रूप में। तो आप कहेंगे कि सर ये 3 गो का तो कोई खेला ही नहीं हो पाता है, ये तो हमेशा कॉमन ही रह जाता है। तो मेन जो मसला है वो मसला इतने दूर का है। इसको आप देखिए तो 8 3 24 और 24 दूनी 48, यानी 48 किस किस में? एक में, एक में, एक में। तो इसका तो कोई खेल ही नहीं है। 9 3 27, 27 दूनी 54, तो 54 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, हटाइए। और उसके बाद 9 8 72, 9 8 72 और 72 दूनी 144, तो 144 किस में है? इसमें 154, इसमें 144, यानी ये वाला सही है, यानी ए उत्तर सही है। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 देख चुके हैं, देखिए अब 7 बचा हुआ है। आराम आराम से हम लोग 7 तो देख ही लेंगे और फिर हो सकता है कि ये लंबा सेशन हो, लेकिन हम लोग देखते हैं आराम आराम से। राधिका
देखिए आप इसको सॉल्व करें अगर हम लोग, तो राधिका ट्रेवल्स 230 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 46 किलोमीटर पर आवर एंड 400 किलोमीटर विथ 100 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं, तो कुल जो दूरी चला और कुल जो समय लगा उसको भाग कर लेते हैं, बात खत्म। तो एवरेज स्पीड के लिए ये काम हम लोग कर सकते हैं। जो टोटल डिस्टेंस चला वो कितना, 400 और प्लस 230 यानी 630। समय कितना लगा, तो 446 और 230 किलोमीटर 46 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर चलेगा तो 5 घंटा लगेगा, और ये लगेगा इसको 4 घंटा। तो ये हो गया 9 और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 यानी 70 हमारा एवरेज स्पीड रहा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये है 24 नंबर क्वेश्चंस। 25 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। फिर तो ये ऐसा ही है 4a + 5 9b + 5, ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चंस आ गया हम लोग को, और इसमें इस तीनों पे हम लोग दिमाग लगाते नहीं थोड़ा भी। और 9 चौक 36 दूनी 72, तो 72 3 जगह, 9 पंचे 45, 45 दूनी 90 2 जगह, और 5 चौका 20 दूनी 40 1 जगह, यानी कि ये वाला सही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें तो कलम उठाने की भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल दिया है 289 वर्ग मीटर, तो पूछ रहा है प्रत्येक भुजा, तो वर्ग है तो स्क्वायर होगा, 289 तो हमको दिख रहा है 17 का स्क्वायर होगा, तो बात खत्म कर देंगे यहीं पे इसका। अब ये क्या कर रहा है कि अगर तीसरा प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है ना, तीसरा प्रोपोर्शन निकालना है, 2 प्रोपोर्शन दिया हुआ है, 2 प्रोपोर्शन दिया हुआ है 12 और 24, और थर्ड जो है वो x है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो थर्ड प्रोपोर्शन इतना भी x, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ x, x का क्या, तो b² a निकालें तो काम हो जाएगा, यानी कि b क्या हो जाएगा ये, यानी 24 इंटू 24 और अपॉन क्या कर लें 12 कर लें, तो हमारा काम हो जाएगा 12 दूनी 24 और 24 दूनी क्या हो जाएगा 48। इसका फॉर्मूला थर्ड प्रोपोर्शन का b² a है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए 2 पीस है क्लॉथ का 96 और 144 मीटर लेंथ का, हम कौन सा ऐसा मैक्सिमम लेंथ का क्लॉथ मेजर करने के लिए 2 इक्वल पीस में काट लें, मतलब कपड़े के 2 टुकड़े की लंबाई क्रमशः 96 और 144 मीटर, दोनों टुकड़े में से बिना किसी शेषफल के बराबर बराबर कितने लंबाई का काटा जा सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग सिंपल काम ये करते हैं, ऐसे केस में हम लोग सिंपल काम ये करते हैं कि क्या करते हैं, दोनों का एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ लेंगे तो आप देखेंगे तो 12 के टेबल में दोनों आता है, 12 अट्ठे 96 और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144। तो ये 12 ये 8 और ये 12, यानी कि 4 दूनी 8 4 तिया 12, यहाँ 4 भी कॉमन है, यानी 12 चौक 48, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। 12 चौक 48 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा 48। आप करके देख लें 48 मीटर क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5,000 रुपया कोमल इन्वेस्ट करती है 20% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और उनको मिलता है 8640 रुपया। कितना मिलता है 8640 रुपया मिलता है। ठीक, तो देखिए 20% का मतलब ये है, 20% का मतलब ये है कि 1/5 यानी 5 से कोई चीज 6 हो रहा होगा, 5 से कोई चीज 6 हो रहा होगा एक साल में। हमसे पूछ ये रहा है कि आखिर ये जो अमाउंट मिलता है इसको 8640 रुपया, वो कितने दिनों के बाद मिलता है, कितने दिनों के बाद मिलता है। तो इसके पास मूलधन क्या था 5000 और अमाउंट मिल रहा है कितना 8640। पहले तो इसको काट पीट कर लेंगे, ये 5 0 खत्म, 500 और 864 हमको तो दिख ही रहा है 125, 4 से तो इसको निपटा, 2 चौके 8 और 16 चौके 64। आपको नहीं लग रहा है कि ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। देखो हमको तो समय का अंदाज वहीं से लग गया था, बाद बाकी ये टाइम हमको चाहिए था। तो इसका जो पावर है, इसका जो पावर है वही समय होता है, यानी 3 इयर्स जो है हमारा वो क्या होगा टाइम होगा। तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन है इसको बनाने का, एक ऑप्शन हम आपको यहाँ पे डिस्कस किए, और भी बहुत सारा मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है, और भी ट्रिक भी और सब है, लेकिन चूंकि इसको लगा कि ऐसा ही निपट जाएगा तो ऐसे ही बना दिए। 50 लोग काम को 12 दिन में कर रहा है, 50 लोग काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। उसी काम को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगा 50 लोग, ठीक है ना, मेन है, और 12 दिन लग रहा है। अब हमको पूछ रहा है उसी काम को 50 दिन में करने के लिए, तो 50 दिन दिया गया, तो आदमी नहीं दिया, हम आदमी मान लिए। अब इसको देखें, इसको खत्म कर दिया, यानी कि आदमी की संख्या कितनी होगी 12।
तो ये 12 हमारा सही जवाब हो गया। तो देखिए अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग वैरायटीज का जो 30 का 30 क्वेश्चंस था वो हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इसके बाद फिर शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।